हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैंने कहा था एवरी लेक्चर की सारी वीडियोस डालूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे सारी की सारी वीडियोस आपको मिलती चली जाए, और बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है बच्चों। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। सब जगह से आप मुझसे डाउट केमिस्ट्री के पूछ सकते हो। ठीक है। अब देखो, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसपे हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ध्यान से देखिए इधर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। ELECTROMAG, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान से देखिए कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ये तो भैया फिजिक्स टाइप का वर्ड लग रहा है, तो समझो जरा। देखो, ये एक बॉडी ए है, एक बॉडी ए है, और ये दूसरी बॉडी बी है। एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी क्या है? ये बी है। ए और बी। अब देखो क्या होता है। ए से एनर्जी ट्रांसफर हुई बी में, या बी से एनर्जी ट्रांसफर हुई ए में। अरे किसी में कुछ भी हो जाए, आपको क्या लेना देना। ए से एनर्जी ट्रांसफर हुई बी में और बी से एनर्जी ट्रांसफर हुई ए में। क्लियर बात। अब जब बी से ए में हुई और ए से बी में हुई, तो देखो क्या हुआ, समझना। ये जो एनर्जी थी, जो ट्रांसफर हो रही थी, इन दी फॉर्म ऑफ वेव हो रही थी। किस फॉर्म में हो रही थी? वेव के फॉर्म में हो रही थी। क्लियर बात। अब जब ये एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही थी, तो क्या हुआ? जब ये एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही थी, जब ये ट्रांसफर हो रही थी, तो इसको किसकी जरूरत थी? स्पेस की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? स्पेस की जरूरत थी। और ये लाइट की वेलोसिटी के इक्वल चल रही थी। किसके इक्वल चल रही थी? लाइट की वेलोसिटी के इक्वल चल रही थी। बात समझ में आ गई कि नहीं मेरी? क्लियर। यानी कि मैंने क्या बताया कि अगर एनर्जी एक बॉडी ए से बॉडी बी में ट्रांसफर हो रही है, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेव। किसकी फॉर्म में? वेव। वेव ट्रेवल, वेव क्या करती है? ट्रेवल करती है। ठीक है। उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। और किसकी वेलोसिटी से चलती है? लाइट की वेलोसिटी से चलती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लिखो आप लोग, लिखो सारे बच्चे, द एनर्जी द एनर्जी द एनर्जी ट्रांसमिटेड द एनर्जी ट्रांसमिटेड द एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी फ्रॉम वन बॉडी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, यहां तक लिख लिया। वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब देखो इसके आगे लिखो, वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव, एंड दैट वेव एंड दैट वेव एंड दैट वेव ट्रेवल एंड दैट वेव ट्रेवल एंड दैट वेव ट्रेवल स्पेस स्पेस with the same speed with the same speed of light with the same speed of light। क्लियर बात? ठीक है। हाँ भाई, क्लास में बैठे हुए सभी बच्चों को समझ में आ गई बात? क्लियर। ठीक है, क्लास के बच्चों को भी देखना पड़ता है भाई। देखो, यानी कि आपको इतनी बात पता चल रही है। ठीक, ये डायग्राम भी ऐसे बना लीजिएगा समझने के लिए अपने। ठीक है। अभी अगर डायग्राम आपने बाद में बना लिया, तो देखो क्या है, समझना। अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, उस ग्राफ को मेरे साथ साथ बना के चलिएगा, क्योंकि बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं है।
देखो अब समझना मेरी बात ध्यान से। अब अगर मैं आपसे बात करूं, इधर लिखा है वाइब्रेटिंग सोर्स, वाइब्रेटिंग सोर्स, और इधर लिखा है वाइब्रेटिंग सोर्स, इधर लिखा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। क्या लिखा है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। बात क्लियर है यहां तक? बोलो भाई, बात आर्यन भाई क्लियर एकदम? अब देखो ये वेव है तो वेव इस तरीके से ट्रेवल करेगी, देखो इस तरीके से ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी। यानी कि वेव जब इस तरीके से ट्रेवल करना स्टार्ट कर रही है, जब वेव इस तरीके से ट्रेवल करना स्टार्ट कर रही है तो देखो क्या होगा, ये जो ऊपर साइड है ये, इसको क्या बोलते हैं? क्रीस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीस्ट बोलते हैं। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीस्ट बोलते हैं ऊपर वाले पार्ट को, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। इसको बनाइए पहले अपनी कॉपी में, जल्दी बनाइए, रफ करो, बना लो कॉपी में, जल्दी बना लो। ठीक है, जल्दी बनाओ कॉपी में। क्रीस्ट बोलते हैं और क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। अब देखिए आप आगे, अब मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं, इस डायग्राम को मैं रफ कर देता हूं क्योंकि इतना स्पेस नहीं है बोर्ड पे। चाहे अभी इसको रफ मत करिएगा, रफ कर, रुक जाइए, अभी मत रफ करिएगा, रुकिए रुकिए एक सेकंड आप रुकिए, मैं इसको फिर से बना देता हूं। ठीक है, फिर से बना देता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक, देखिए समझिएगा, यही तो डायग्राम था इस तरीके से। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक, अगर मैं सबसे पहले बात करूं यहां पर वेवलेंथ की, किसकी बात करूं? वेवलेंथ की। तो देखना जरा, इसको मैं और साइड में बनाता हूं, जिससे इधर, रुकिए आप लोग इधर बनाइए, आप यहां पर ऐसे, अब ऐसे बना लीजिएगा समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं वेवलेंथ की। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। तो आप क्या लिखोगे? इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। क्या लिखोगे? इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक, क्लियर बात? यानी कि इसको अगर लैम्डा से डिनोट करते हो तो क्या लिखोगे? इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। बात क्लियर? अब समझो, यानी कि अगर इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा है तो देखो क्या होगा, समझना। अब होता क्या है वेवलेंथ? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू क्रीस्ट और ट्रफ, क्या कहलाती है वो? वेवलेंथ। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू क्रीस्ट और ट्रफ क्या कहलाती है? वेवलेंथ कहलाती है। तो लिख लो, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, लिखो, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू क्रीस्ट और ट्रफ, क्या लिखोगे? टू क्रीस्ट और ट्रफ, इट कॉल्ड एज वेवलेंथ। क्या लिखोगे? इट कॉल्ड एज वेवलेंथ। ठीक, अब देखो, अब अगर बात करूं मैं वेवलेंथ की तो देखो क्या होगा। वन, अगर मैं बात करूं 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना मीटर होता है? 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होते हैं? 10 टू दी पावर माइनस 12 मीटर। कितने होते हैं? 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 टू दी पावर 1 नैनोमीटर में देखो कितने मीटर होते हैं? 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर। कितने होते हैं? 1 नैनोमीटर, देखो पिकोमीटर हो गया, नैनोमीटर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? एंगस्ट्रॉम हो गया। इसको आप क्या करिएगा? वेवलेंथ के नीचे इसको इस तरीके से क्या कर लीजिएगा? बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, यहां पर
इस तरीके से क्या कर लीजिएगा, बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। यानी कि किसकी बात आ गई, वेवलेंथ की बात आपको पता चल गई। दो क्रिस्ट और ट्रफ के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। यहां तक बात मुझे लगता है शायद आई थिंक एक बच्चे को समझ में आ गई होगी इस क्लास में। क्लियर, आगे चलते हैं, समझना जरा, इसको रफ कर देता हूं, देखो समझो। देखो वेवलेंथ के बाद हेडिंग डालिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिखो, ये क्या होता है, न्यू। क्या होता है, न्यू। तो लिखो आप, इट इज डिनोटेड बाई न्यू। लिखो, इट इज डिनोटेड बाई न्यू। इट इज डिनोटेड बाई न्यू। ठीक, यहां तक लिख लिया। आगे लिखो, आगे लिखो, आगे लिखो कि द नंबर ऑफ वेव, द नंबर ऑफ वेव, द नंबर ऑफ वेव, द नंबर ऑफ वेव, द नंबर ऑफ वेव which pass through, the number of wave which pass through, the number of wave which pass through a one point, a one point, a one point in 1 second, in 1 second, the number of wave which pass through a one point in 1 second, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है। यानी कि यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। हर्ट नहीं, हर्ट्ज। यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज या साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड यूनिट हो गई या तो हर्ट्ज या हो गई क्या, साइकिल पर सेकेंड हो गई। बात क्लियर यहां तक। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, इसको मैं रफ करता हूं, देखो ध्यान से समझो। अब अगर हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो क्या लिखोगे, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल टी। बताओ आर्यन भाई क्या होता है टाइम पीरियड, बताओ क्या होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बताओ, हाँ बोलो। टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू वन पाथ। टाइम टेकन बाय ए वेव पास थ्रू ए वन पाथ। क्या लिखोगे, टाइम, टाइम टेकन बाय ए वेव टाइम टेकन बाय ए वेव, टाइम टेकन बाय ए वेव पास थ्रू वन पाथ, पास थ्रू वन पाथ। क्लियर बात, बात समझ में आ गई आर्यन बाबू। ओके देखो, पास थ्रू ए वन पाथ यानी कि पास थ्रू ए वन पाथ यानी कि न्यू इज इक्वल टू, सॉरी टी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/न्यू। अब क्या यूनिट हो गई टाइम की, यूनिट आ गई सेकंड। क्या आ गई, सेकंड। क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या थी, सेकंड इनवर्स, तो टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड हो गई। खत्म बात। क्लियर। अब देखो लिखो, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, वेलोसिटी की। कि वेलोसिटी क्या होती, देखो भाई इधर कि वेलोसिटी,
वेलोसिटी क्या होगी, समझ लो क्या होती है वेलोसिटी। तो देखो क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी बोलते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 सेकेंड, इसको क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जाता है। इट इज डिनोटेड बाय सी, इट इज डिनोटेड बाय सी। क्यों, क्योंकि ये जो भी वेव चल रही थी ये किसकी वेलोसिटी से चल रही थी, लाइट की वेलोसिटी से चल रही थी। किसकी वेलोसिटी से चल रही थी, लाइट की वेलोसिटी से चल रही थी। ठीक है, इसलिए इसको किससे डिनोट किया है, इसी। अब देखो फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ते थे v इज इक्वल टू एन लेमडा, तो यहां पर v की जगह क्या है c, और n की जगह क्या है न्यू, और उसकी जगह पे क्या है लैम्डा, तो आ गया c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। क्या आ गया, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। क्लियर बात यहां तक, बोलो भाई कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो अब अगर c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा आ गया यहां पर, आपको इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि अगर वेलोसिटी की यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, बोलो भाई, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी किसमें हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। बात क्लियर है यहां तक, ठीक। अब देखो इसको रफ करता हूं, आगे चलता हूं। अब इसके आगे देखो आप, देखो समझना ध्यान से। अब बात करते हैं हम लोग वेव नंबर की। वेव नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर न्यू बार से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देखो क्या होगा, समझना मेरी बात। अब अगर इसको आपने न्यू बार से रिप्रेजेंट किया, अगर आपने इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट किया तो देखो क्या होगा, इसका मतलब इट इज द रेसिप्रोकल, इट इज द reciprocal, it is the reciprocal it is the reciprocal of it is the reciprocal of wavelength। it is the reciprocal of wavelength। क्लियर बात, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। बात क्लियर, ठीक यहां तक। अब देखो यानी कि अब देखो अगर रेसिप्रोकल है किसके, ये वेवलेंथ के, यानी कि न्यू बार इज इक्वल टू किसके है, 1 लैम्डा के। समझो जरा। अब अगर c इज इक्वल टू है न्यू लैम्डा, क्या है, c इज इक्वल टू है न्यू लैम्डा। अब ध्यान से समझना मेरी बात, न्यू इज इक्वल टू हो गया यहां पर c अपॉन लैम्डा। ठीक, तो न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से, जल्दी बताओ, न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यू इज इक्वल टू c न्यू बार। आ गया भाई आर्यन बाबू, कोई कंफ्यूजन यहां तक, ठीक। ये बात मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो, अब यहां पर अगर लिखा है c इज इक्वल टू एन लैम्डा, यानी कि c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, एन की जगह c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है, अब देखो अगर c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा लिखा है तो लैम्डा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन न्यू बार, तो c इज इक्वल टू न्यू अपॉन न्यू बार। ठीक, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब भैया न्यू से न्यू कैंसिल मत कर देना, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी है, एक क्या है, वेव नंबर है। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ठीक, तो देखो इट इज मेजर्ड
it is measured by it is measured by it is measured by the it is measured by the maximum height of crest or depth of trough. Depth of trough. It called as amplitude. It called as amplitude. क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। It called as amplitude. ठीक, बात क्लियर है यहां तक? यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर एकदम? अब देखो यहां पर इतनी बात आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या हो गए, समझ गए। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी कंफ्यूजन हुआ होगा। अब करते हैं हम इस पर क्वेश्चन, ध्यान से समझो। इधर देखो भाई, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि C दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, न्यू दिया है 1368 किलो हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो न्यू बार भी आपको निकालना है, न्यू भी निकालना है। लैम्डा दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम। क्लियर बात? तीसरा क्वेश्चन, न्यू 1 दिया है 1120 किलो हर्ट्ज, न्यू 2 दिया है 98.7 मेगा हर्ट्ज, लैम्डा 1 पूछा है, लैम्डा 2 पूछा है। सारे बच्चे क्लास के कैलकुलेट करें और मुझे बताएं कि कितना आंसर आ रहा है। करो देवी, जल्दी। देवी माँ जल्दी आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा, बताना। बोलो, सबको बताना है, सबका आंसर आना चाहिए भैया। गोला भरने के ही नंबर है वहां पर, ध्यान रखना। और अगर गोला नहीं भरा तो नंबर भी गोल, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, तो गोला जितना सही भरा जाएगा नंबर उतने अच्छे मिलेंगे आपको। क्लियर बात? ध्यान दो, समझो, ध्यान से समझो। चलो हम करें, चलो हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो आपने पढ़ चुके हैं, आपसे पहले वाले क्वेश्चन में वेवलेंथ पूछी गई है, तो आप जानते हैं C = न्यू लैम्डा। देखो, मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन चीज को उठाता हूं। C = न्यू लैम्डा, यहां से आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है तो C/न्यू लगाओगे और आंसर पाओगे, यानी कि 3 × 10⁸। कितना? 3 × 10⁸। न्यू की वैल्यू है 1368 किलो हर्ट्ज। 1368 किलो का मतलब हो गया 10⁻3, यानी कि यहां से जो लैम्डा कैलकुलेट करोगे वो आएगा 219.3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया? बोलो आर्यन बाबू, आंसर क्लियर? यही आ रहा है आपका? ठीक, गुड। इसके बाद देखो क्या लगाओगे, न्यू बार भी पूछा है तो सबसे पहले C = न्यू लैम्डा। न्यू पूछा है, न्यू = क्या रखोगे? C/लैम्डा। तो C की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 5800 × 10⁻, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 मीटर। बताओ अरे न्यू कितना आ रहा है कैलकुलेट करके? कितना आ रहा है न्यू? न्यू बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद देखो, न्यू बार निकालना है तो कैसे निकालोगे न्यू बार? मैंने क्या बताया था, जल्दी बताओ। इसको कैलकुलेट कर लेना कि जो भी आंसर आए, ठीक है, वो फाइनल आपका आंसर होगा। अब देखो, C = न्यू लैम्डा। क्लियर? तो इस लैम्डा की जगह पर क्या रख दोगे? बोलो, 1/न्यू बार। तो C = न्यू बार। ये आ गया। न्यू बार आपको निकालना है तो क्या आ जाएगा? न्यू/C। तो न्यू कितना हो गया, जल्दी बोलो, न्यू कितना हो गया? न्यू, जो न्यू की वैल्यू यहां से आएगी उसको क्या रखोगे आप? न्यू की वैल्यू रख देता हूं 3 × 10⁸ अपॉन 5800 × 10⁻−10 इंटू
कितना होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, यही तो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब क्या करोगे यहां से, आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को निकाल सकते हो, यानी किसकी वैल्यू निकल आएगी, यहां से न्यू बार की वैल्यू निकालोगे, जो आएगा वो क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो आप यहां से तीसरे वाले क्वेश्चन की बात देखो। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको न्यू वन दिया गया, तो क्या लिखोगे सबसे पहले, सी इज इक्वल टू, पहले के रेफरेंस में सी वन कर लो, यहां पर न्यू वन कर लो, यहां पर लैम्डा वन कर लो, यहां पर आपको लैम्डा वन पूछा है, तो क्या करोगे, सी वन अपॉन न्यू वन, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन न्यू वन, न्यू कितना होगा 1120, 1120 लैम्डा 2 कैलकुलेट करो, C2 अपॉन न्यू 2 कितना होगा, अब ध्यान दो जरा, 1120 किलोहर्ट्ज इंटू 10 टू द पावर 3, दूसरा देखो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन न्यू 2 देखो कितना होगा, कितना दिया गया है न्यू 2 98.7 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 98.7 इंटू 10 टू द पावर 6, इससे ये आ गया आपका लैम्डा 2। इसको कैलकुलेट करो, इसको भी कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा 26267.8, और ये कितना आएगा 3.03, दूसरा वाला 3.03, यही ऐसे आंसर आएंगे अप्रोक्सीमेट, देख लेना आप लोग, चेक कर लेना मल्टीप्लाई, ये क्या हो गए, तीनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। और एक बात बता दें, इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर कभी कुछ कठिन पूछा नहीं जाता है, बनता ही नहीं है कठिन क्वेश्चन, यार क्या देगा, डायरेक्ट की डायरेक्ट तो पूछेगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। आप बिल्कुल ये मान के चलिए ये क्वेश्चन इतने फ्लेक्सिबल हैं कि अगर ये आएंगे तो इस सबके सही होंगे, सबके। ये क्वेश्चन कंपटीशन में फाइट थोड़ी कराएंगे आपकी, फाइट वो क्वेश्चन कराते हैं जो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर एकदम। अब देखो आप आगे की कहानी समझो, देखो क्वेश्चन लिखो, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक रेशियो, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10 to the power 3 second inverse to travel from Mars to the Earth a distance of 8 into 10 to the power 7 किलोमीटर। अब सबसे पहले किलोमीटर को आर्यन बाबू किसमें चेंज करेंगे, सबसे पहले बताओ कैसे चेंज करोगे, मीटर में। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो, क्या लगाओगे, टाइम इज इक्वल टू, टाइम पूछा ना आपसे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्या होगा अपॉन, बोलो वेलोसिटी, क्या लगा दोगे सीधे सीधे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्लियर हो, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ये लगा दिया, तो डिस्टेंस बोलो कितनी दी गई है, डिस्टेंस बोलो कितनी दी गई है, 8 into 10 to the power 10 मीटर, 8 इंटू 10 टू दी पावर 10 मीटर। वेलोसिटी कितनी दी गई है, 3 into 10 to the power 8, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, तो इसे कैलकुलेट करोगे कितना आंसर आ रहा है, 2.66 इंटू 10 टू दी पावर 2 मीटर पर, सेकंड, सेकंड। ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया। कठिन क्वेश्चन था क्या, बोलो भाई, नहीं था ना, मजे करो फिर, ठीक है, आ गया आर्यन बाबू को समझ में। अब देखो अगर हम लोग बात करें यहां पर, ठीक, अब देखो ध्यान से समझना है यहां पर आगे, देखो बिल्कुल ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग डालिए आप लोग, प्लांक क्वांटम थ्योरी, क्या हेडिंग डालिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी पे ही पूरा आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिपेंड है। प्लांक क्वांटम
थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी। ठीक, अब समझना। अगर हम लोग बात करें प्लांक क्वांटम थ्योरी की, तो ये है क्या, समझो। एक एक पॉइंट को समझना, सारे पॉइंट बोर्ड पे लिखूंगा अभी, पहले समझाता हूं। जैसे ये एक बॉडी है, ये क्या है, एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, क्लियर। हाँ, ऐसी ही बॉडी है, यस। देखो, एक बॉडी है। अब प्लांक ने क्या बताया, उन्होंने कहा अगर किसी भी बॉडी से एनर्जी इमिट हो, और किसकी बात कर रहे हैं, रेडिएंट एनर्जी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रेडिएंट एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर किसी भी बॉडी से अगर एनर्जी इमिट हो रही है या अब्सॉर्ब हो रही है, कोई भी बॉडी है, या तो वो एनर्जी को इमिट कर रही है या अब्सॉर्ब कर रही है, तो ये चीज कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रही है। उन्होंने क्या कहा, अगर कोई भी बॉडी एनर्जी को इमिट कर रही है, एनर्जी को इमिट कर रही है, या कोई भी बॉडी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रही है, क्लियर, बात मेरी क्लियर है ना। बॉडी एनर्जी को क्या कर रही है, एब्सॉर्ब कर रही है, एनर्जी इमिट हो या एब्सॉर्ब हो, ये चीज कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रही है। बात समझ में आ गई कि नहीं, ये बात कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रही है। ये सारा का सारा हम क्या देख रहे हैं, हम जो भी चीज देख रहे हैं, हम जब ये बात जान ले रहे हैं कि ये पूरा का पूरा फिनोमेना कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा है, यानी कि बट डिसकॉन्टिन्यूअस, सॉरी, बट डिसकॉन्टिन्यूअस in the form of discontinuous in the form of small discrete packet of energy, समझ गए, in the form of small discrete packet of energy। बात क्लियर यहां पर, कोई डाउट यहां तक, क्लियर बात। यानी कि अब आप मेरी इतनी बात बिल्कुल क्या हो गए समझ गए। तुम देखो इधर, मेरी बात सुनो, फिर से सुनो तुम मेरी बात, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो कि बट डिसकॉन्टिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, एंड दीज पैकेट्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको, क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर। अब समझो सेकंड केस, दूसरी बात, एनर्जी के स्मॉल स्मॉल बंडल्स, एनर्जी के स्मॉल स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स को क्या बोला गया, फोटॉन बोला गया। क्या बोला गया, फोटॉन बोला गया। बात क्लियर। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको यहां पर लिख के समझाता हूं, जो थर्ड पॉइंट है, उन्होंने कहा कि जो एनर्जी है, थर्ड पॉइंट्स में जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। यानी कि E इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एच न्यू। ये पॉइंट अभी लिखना नहीं है, सबसे पहले मैं पहला पॉइंट लिखाऊंगा, फिर बाद में लिखना है, ठीक। E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी कि E इज इक्वल टू एच की एच क्या है, अच्छा प्लांक कांस्टेंट। एच क्या है, जब आपने प्रोपोर्शनलिटी हटा दी तो यहां पर एक कांस्टेंट आ गया जिसको बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। यानी कि यहां पर आ गया E इज इक्वल टू, न्यू की जगह क्या रख दोगे, C अपॉन लैम्डा। तो E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला डेवलप हो गया, HC अपॉन लैम्डा। क्या फॉर्मूला डेवलप हो गया, E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। बात क्लियर यहां तक, ठीक। अब देखो 1 अपॉन लैम्डा की जगह क्या रख सकते हैं, न्यू बार। तो E इज इक्वल टू एच सी, न्यू बार भी आ गया, एच सी न्यू बार आ गया। क्लियर यहां तक, यानी कि भी, अब देखो, ठीक, यानी कि यहां तक आपको सारे फॉर्मूले क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब इस साइड से लिखो आप जरा फर्स्ट पॉइंट, इस साइड से लिखो आप फर्स्ट पॉइंट, इस साइड से लिखो आप फर्स्ट पॉइंट, लिखो सबसे पहला पॉइंट लिखो आप, यहां से लिखो, मैं थोड़ा सा साइड होके लिखता हूं, लिखो आप लोग,
द रेडिएंट एनर्जी, ध्यान से लिखिएगा कि द रेडिएंट एनर्जी, मैं भी साइड हो जाऊंगा जरा लिख दूं, द रेडिएंट एनर्जी द रेडिएंट एनर्जी द रेडिएंट एनर्जी radiant energy emit or absorb emitted or absorbed emitted or absorbed emitted or absorbed by a body by a body by a body not continuously, not continuously, but discontinuously, but discontinuously in the form of but discontinuously in the form of small discrete packet, in the form of small discrete packet, small discrete packet, small discrete packet, लिखो small discrete packet, small discrete packet of energy, of energy, of energy, small discrete packet of energy. It called as quanta. It called as quanta. ठीक, बात क्लियर। अब देखो दूसरा पॉइंट, अब देखो दूसरा पॉइंट समझना, हाथ दर्द कर गया, ओफ। दूसरा पॉइंट लिखो, ठीक है। इन केस ऑफ लाइट, in case of light, the small discrete packet of energy small discrete packet of energy, small discrete packet of energy, small discrete packet of energy called as small discrete packet of energy called as photon. अरे टाटा फोटोन नहीं, फोटोन, ठीक है, क्या बोलते हैं, फोटोन। थर्ड पॉइंट मैंने यहां पर ये लिखा हुआ है, क्या लिखोगे, इसमें भी लिख लो कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, थर्ड पॉइंट। फिर इसके आगे से आपको यहां पर आ जाना है, यहां पर, ठीक है। अभी लिखो यहां पर कि एनर्जी इज डायरेक्टली proportional to frequency, directly proportional to frequency. Energy is directly proportional to frequency. Clear? Energy is directly proportional to frequency. यहां तक बात क्लियर एकदम, बोलो भाई, यहां तक कोई डाउट है नहीं? ठीक, यानी कि अगर यहां तक आपको बिल्कुल बात मेरी क्लियर हो गई तो मुझे नहीं लगता आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है। यानी कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये क्या आज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, प्लांक क्वांटम
थ्योरी। क्या कंप्लीट कर दी? यानी कि आपको पता चल गया सबसे पहले कि अगर किसी भी बॉडी से एनर्जी एमिटेड हो, एब्जॉर्ब हो, बट ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली नहीं होता है। लेकिन डिसकॉन्टिन्यूअस हमें किस फॉर्म में दिखाई देता है? ये बोलो भाई, डिसकॉन्टिन्यूअस हमें किस फॉर्म में दिखाई देता है? एक क्वांटा के फॉर्म में दिखाई देता है। किस फॉर्म लिखा नहीं? स्मॉल स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, इट इज कॉल्ड एज क्वांटा। बट ये चीज जब डिसकंटिन्यूअस होती है, किसके फॉर्म में होती है? स्मॉल स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा। अगर यही चीज हम लाइट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो एनर्जी के डिस्क्रीट पैकेट्स या एनर्जी के स्मॉल स्मॉल बंडल, उनको हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। बात क्लियर? अब अगर यहीं पे हमने तीसरी बात की कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? फ्रीक्वेंसी के। यानी कि ये पूरे के पूरे क्या हो गए? फॉर्मूला हो गए। अब इसके बाद हम इस पर क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। ओके, अब देखो आप यहां पर एक चीज और, आपने क्वेश्चन आपके दिमाग में एक और आना चाहिए था कि सर अगर इसमें नंबर ऑफ फोटोन पूछे गए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपने जो थर्ड पॉइंट पढ़ा है, ये वाला थर्ड पॉइंट जो मैंने डायग्राम, ये जो मैंने फॉर्मूले रिप्रेजेंट किए हैं, अब यहीं पर देखो जरा फिर से, ये आपने नोट कर लिया, ठीक? अब देखो यहां पर क्या करोगे, समझो जरा आगे। अगर यहीं पर नंबर ऑफ फोटोन की बात की गई तो ये बात वी नो दैट हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। क्या होता है? एच न्यू। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा एन एच न्यू। एन क्या है? नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन, एन क्या है? नंबर ऑफ फोटोन है। यानी कि E इज इक्वल टू एन एच न्यू की जगह क्या रख दोगे बेटा? बोलो, C अपॉन लैम्डा। ये बात भी देखो क्लियर हो गई आपको? क्लियर है यहां तक? अब देखो आगे क्या लिख सकते हो भी, और E इज इक्वल टू एन एच सी न्यू वार, ये भी तो लिख सकते हो आप लोग। बोलो भाई, यहां तक बात क्लियर आपको? तो वी नो दैट, ये बात आप जानते हो, लेकिन अगर नंबर ऑफ फोटोन पूछे जाते तो ये बात हम नहीं जान रहे होते। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको क्या होंगे? मिलेंगे आपको पेपर में। आपको उनसे घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बात क्लियर एकदम मेरी? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? बोलो भाई, क्लियर एकदम? रफ कर देते हैं अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत आसान है, बहुत आसान। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।